किसी भी देश की सरहदें हमें नक्शे पर खींची हुई पक्की लकीरों जैसी लगती हैं, है ना? जैसे कि ये हमेशा से यहीं थीं, पत्थर की लकीर की तरह। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि आज हम भारत का जो नक्शा देखते हैं वो असल में बहुत नया है। चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और उस पूरी कहानी को समझते हैं कि कैसे भारत की सीमाएं बनी, मिटी और फिर से खींची गईं। ये कहानी है साम्राज्यों की, बंटवारे के दर्द की और एक राष्ट्र के बनने की। तो पहला सवाल तो यही है, क्या भारत का नक्शा हमेशा से वैसा ही था जैसा हम आज की तारीख में देखते हैं? इसका सीधा और साफ जवाब है बिल्कुल नहीं। आज हम जिस भारत को जानते हैं उसकी शक्ल पिछले 75-80 सालों में कई कई बार बदली है। इस कहानी को समझने के लिए चलिए थोड़ा कल्पना करते हैं 1947 से पहले के दौर की। ये एक ऐसा उपमहाद्वीप था जो एक देश नहीं बल्कि रियासतों और प्रांतों का एक बड़ा सा पजल था। यहाँ ब्रिटिश साम्राज्य की छाया में कई अलग अलग राजा और शासक राज करते थे। तो 1947 से पहले का जो भारत था वो राजनीतिक तौर पर मोटे मोटे दो हिस्सों में बटा हुआ था। ये एक जुड़ा हुआ देश कम और अलग अलग रुतबे वाले इलाकों का एक पैचवर्क ज्यादा था। देखिए, एक तरफ था ब्रिटिश इंडिया, मतलब वो इलाके जहां अंग्रेजों का सीधा राज था, और दूसरी तरफ थीं 565 से भी ज्यादा देसी रियासतें। यहां राजा महाराजा तो थे, लेकिन वो भी थे अंग्रेजों के ही अधीन। सोचिए, भारत का करीब करीब 40% हिस्सा इन्हीं रियासतों में था। और फिर आया साल 1947। आज़ादी तो मिली, लेकिन उसके साथ साथ देश के नक्शे पर इतिहास की सबसे बड़ी और दर्दनाक लकीर खींची गई, बंटवारे की लकीर। पता है, सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? ये सब कुछ तूफानी रफ्तार से हुआ। जून में माउंटबैटन प्लान आया, जुलाई में आज़ादी का कानून पास हुआ, और अगस्त तक तो सर सिरिल रैडक्लिफ ने दो नए देशों की सीमाएं तय भी कर दीं। और मजे की बात यह कि रैडक्लिफ इससे पहले कभी भारत आए ही नहीं थे। इसी रैडक्लिफ लाइन ने ब्रिटिश भारत को दो मुल्कों में बांट दिया, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान के भी दो हिस्से थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। इस बंटवारे ने सबसे गहरा जख्म पंजाब और बंगाल को दिया, जिन्हें बीच से दो टुकड़ों में काट दिया गया। लेकिन ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, ये लोगों का, उनकी जिंदगियों का, उनके घरों का बंटवारा था। करीब 1.46 करोड़ लोगों को अपना सब कुछ छोड़कर शरणार्थी बनना पड़ा, और इस दौरान जो हिंसा हुई उसमें करीब 10 लाख लोग मारे गए। आज़ादी और बंटवारे के बाद एक और बहुत बड़ी चुनौती दरवाजे पर खड़ी थी। ये जो 500 से ज्यादा देसी रियासतें थीं, उन्हें भारत में कैसे शामिल किया जाए? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने एक बिखरे हुए देश को एक धागे में पिरोने जैसा मुश्किल काम था। ज्यादातर रियासतें तो बातचीत से मान गईं, लेकिन कुछ ने भारत में शामिल होने से साफ मना कर दिया। इनमें जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद सबसे बड़ी चुनौतियों बनकर सामने आए। इनमें भी हैदराबाद का मामला सबसे ज्यादा पेचीदा था। ये उस वक्त भारत की सबसे बड़ी रियासतों में से एक थी और चारों तरफ से भारतीय जमीन से घिरी हुई थी। यहाँ का शासक निजाम एक मुस्लिम था, जबकि 85% से ज्यादा आबादी हिंदू थी, जो भारत में मिलना चाहती थी। हालात कितने गंभीर थे इसका अंदाजा आप सरदार पटेल के इन शब्दों से लगा सकते हैं। उन्होंने हैदराबाद की समस्या को भारत के सीने का कैंसर कहा था, जिसे हटाना ही होगा। निजाम एक आजाद देश का सपना देख रहा था और उसे पाकिस्तान से भी बढ़ावा मिल रहा था। जब निजाम की कट्टरपंथी सेना, जिन्हें रजाकार कहते थे, उन्होंने आतंक फैलाना शुरू किया, तो पटेल ने कड़ा फैसला लिया। 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय सेना ने कार्रवाई शुरू की। सिर्फ 4 दिनों के अंदर 17 सितंबर को निजाम ने सरेंडर कर दिया और हैदराबाद भारत का अभिन्न अंग बन गया। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। हैदराबाद के भारत में शामिल होने के बाद भी भारत की बाहरी और अंदरूनी दोनों ही सीमाओं में बदलाव का सिलसिला चलता रहा। भारत की बाहरी सरहदें भी लगातार बदलती रहीं। 1961 में गोवा को पुर्तगाली शासन से आज़ाद कराया गया। 1975 में सिक्किम ने वोट करके भारत का 22वां राज्य बनना चुना। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव आया 1971 में। पूर्वी पाकिस्तान में हुए मुक्ति संग्राम के बाद एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ, जिसने भारत की पूर्वी सरहद को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। बाहर की सरहदों के साथ साथ देश के अंदर भी नक्शे पर नई लकीरें खिंच रही थीं, लेकिन अब ये लकीरें भाषा और क्षेत्रीय पहचान के आधार पर बन रही थीं।
आज़ादी के बाद देश भर में भाषा के आधार पर अलग राज्यों की मांग उठने लगी। सबसे पहले तेलुगु बोलने वाले लोगों ने अपने लिए एक अलग राज्य की मांग की और फिर तो ये सिलसिला पूरे देश में चल पड़ा। देश के अंदर नक्शा बदलने का ये काम दशकों तक चला। मिसाल के तौर पर 1960 में बॉम्बे राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात में बांटा गया। साल 2000 में 3 नए राज्य बने, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। और हाल ही में 2014 में तेलंगाना बना और 2019 में जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ। ये दिखाता है कि भारत का अंदरूनी नक्शा आज भी कितना डायनामिक है। तो इन सारे उतार चढ़ावों और ऐतिहासिक पड़ावों से गुजरकर हम आज के भारत के नक्शे तक पहुंचे हैं। तो जो सफर 1947 में 565 से ज्यादा रियासतों और ब्रिटिश प्रांतों के एक उलझे हुए नक्शे से शुरू हुआ था, वो आज हमारे सामने 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों वाले एक मजबूत देश की शक्ल में है। आखिर में बस ये याद रखना जरूरी है कि ये सीमाएं सिर्फ नक्शे पर खींची लकीरें नहीं हैं। ये अपने अंदर इतिहास का दर्द, लाखों लोगों की पहचान और एक राष्ट्र के तौर पर हमारे भविष्य की जिंदा कहानियों को समेटे हुए हैं। ये हमारे इस लंबे सफर का एक जीता जागता सबूत हैं।